हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमी जीके के लिए। इकोनॉमी जीके जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आने हैं उसमें भी बेनिफिट होगा और प्लस आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो है ही। तो आज की क्लास में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट कि आपने ना ही पीपीटी डाउनलोड करना है और ना ही स्क्रीनशॉट लेना है, तो खुद से लिखिएगा ताकि आपके लिए बहुत ये याद रहेगा। आप जब खुद से लिखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए याद रहेगा। तो चलिए आज की इकोनॉमी के जीके में क्या क्या बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, अभी भी टाइम है। रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, जहां पर लेक्चर प्लस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यूज होगा, जहां पर कंसेप्ट के साथ आपको क्लियरिटी होगी। बहुत सारे मतलब एमसीक्यूज कैसे जो आएंगे एक्सपेक्टेड को होंगे, वहां पर डिजाइन किया गया है। करना क्या है, आपने करना इस नंबर पर कॉल करना है। ओके, तो नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आपने कॉल करना है। नंबर क्या है, 783777। ओके, 37773651, इस नंबर पर कॉल करना है। कोई भी डाउट होता है आप कॉल कर सकते हैं, चाहे कोई भी एमसीक्यू रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कॉल करके पूछेंगे, राइट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे सबसे पहले ओके नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं और सारे मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी। कमेटी हो गया, इन सबको याद करके जाना है। ओके, एक नंबर एक आपका जो आंसर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सही होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, कौन सी मिनिस्ट्री है या कब से स्टार्ट हुआ है नेशनल इनकम कैलकुलेट होना। ओके, कौन कौन सी कमेटी ने किस किस के बारे में बात करी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन की बात करी कि नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाए, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इन द ईयर 1868 में इन्होंने बात करी कि ओके, तो ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, इन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, इकोनॉमिस्ट हैं जो कि सबसे पहले बोला कि नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाए। और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पहली बार किन्होंने बोला, तो दादा भाई नौरोजी ने बोला था, लेकिन ये नॉर्मल एस्टिमेशन के बारे में इन्होंने बात करी। जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट होना चाहिए उन्होंने बात करी थी VKRB राव। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं। 1931 और 32 ईयर में इन्होंने बात करी और साइंटिफिक मेथड दादा भाई नौरोजी के द्वारा तो बोला गया कि आपका नॉर्मल मेथड होना चाहिए। ओके, ये बात करी। ओके, VKRB राव फिर जहां पर ऑफिशियल बेसिस पर, ओके ऑफिशियल बेसिस पर और कमेटी बनाई गई जिसको चेयर कर रहे थे पीसी महलनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ओके, तो पीसी महलनोबिस 1948 और 49 में इन्होंने ऑफिशियल बेसिस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बात करी। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और जो आपको CSO जानते हैं, वो यहाँ पर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आई और नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता था। उसके बाद सी रंगाराजन। ओके, अब हुआ क्या स्टूडेंट कि एक ही डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती थी, तो इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा अच्छा आएगा तो ही गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अच्छी बना पाएंगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डाटा में। तो सी रंगाराजन जी के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर NSO होना चाहिए, जो कि अभी आप सुनेंगे। यस, NSO अभी बताऊंगी क्या कैसे हुआ और NSO स्टैब्लिश हुआ। और इन्होंने बोला कि इसमें कमेटी भी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको पता चल गया कि दादा भाई नौरोजी, उसके बाद VKRB राव, उसके बाद पीसी महलनोबिस एंड देन सी रंगाराजन, जिन्होंने गरीबी पॉवर्टी के बारे में भी बात करी है बहुत। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया सी रंगाराजन, ओके, सी रंगाराजन कमीशन के द्वारा 2001 में बोला गया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होना चाहिए। और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसको शॉर्ट में एनएससी भी बोलते हैं, वो स्टैब्लिश हुआ जून 1 2005 में। ये भी पूछा जा सकता है, नोट करेंगे। एनएससी कमेटी जो कि हेड करेगी एनएसओ को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को देखेगी, वो कौन है, जून 1 2005 को ये स्टैब्लिश हुआ। लेकिन किनके रिकमेंडेशन से, तो सी रंगाराजन कमीशन के द्वारा 2000 इन द ईयर 2001 में। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपका जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी कितना है, वो सब यहीं पर आपको डाटा देखना है। तो इसी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको डाटा भी मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पर एनएससी आया गया। अब देखते हैं, अभी तक आप देखते होंगे कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है। तो स्टूडेंट, पहले की बात है, पहले मतलब 2019 से पहले की बात है। अगर 2019 से पहले की बात करें तो CSO मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO वो रिस्पॉन्सिबल था कि एस्टिमेट करने को नेशनल इनकम इन इंडिया, ओके। CSO इसको भी नोट करेंगे। बट 2019 की बात है जहां पर CSO एंड एक और बॉडी है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी याद रखेंगे। NSSO अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन बॉडी देती है, NSSO देती है, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 2019 की बात है, इन दोनों बॉडी को मर्ज किया गया और एक बॉडी बनाई गई, दैट इज NSO, ओके। NSO बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके, एस्टैब्लिश। तो अगर आपसे पूछेंगे करेंटली, ओके, करेंटली नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, तो एक डिपार्टमेंट है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। मिनिस्ट्री वही है, वो चेंज नहीं हुए। सारी जो एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारे इंडिया में, और उसी के बेस पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाई जाती हैं। तो उन सभी का जो डाटा रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है स्टूडेंट, NSO है, ओके। और कमेटी क्या है, NSC है, जो कि 5 मेंबर कमेटी है, ओके। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल, ओके, कमीशन, जो कि 2005 में आई थी ना, ओके, किनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था, फिर सी रंगाराजन, ओके, इन द ईयर 2001 एंड 2005 में स्टैब्लिश हो गया। एक बार इसको भी देख लीजिए, ओके, आज क्लास में याद करके आ जाना है, ओके। 2005 में स्टैब्लिश हुआ। अब ये कितनी मेंबर बॉडी है, अगर आपसे पूछते हैं तो ये 5 मेंबर बॉडी है, मीन्स एक चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, एंड 4 अदर मेंबर होंगे जो कि इकोनॉमिस्ट के फील्ड से होंगे। अभी जो प्रेजेंट, ओके, अभी जो चेयरपर्सन है वो ये कौन है, नाम लिखिएगा, ओके। मैंने फोटो दिखा दिया आपको, आपने नाम लिखना है, ये जो है वो कौन है, ओके। ये एक्सपीरियंस होते हैं, जो सारे मेंबर्स होंगे वो स्टैटिस्टिकल के फील्ड में न्यूमेरिकली जो हमारी डाटा होती हैं, फोरकास्टिंग होती हैं, उसमें एक्सपर्ट होंगे, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर समझ आ गया कि नेशनल इनकम की पूरी हिस्ट्री क्या है, ओके, और करेंटली कौन सी बॉडी और कौन सी मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती हैं, एस्टिमेट करती हैं नेशनल इनकम इन इंडिया, ओके। चलिए नेक्स्ट, पीसी महल नोबिस। पीसी महल नोबिस की बात करें तो ये फादर हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स, यस स्टूडेंट, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत बात करते हैं, ओके। 29 जून को, ओके, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है, और वो किनके लाइफ टाइम पर से, तो पीसी महल नोबिस के बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे एवरी, ओके। तो यहाँ पर अभी अभी आया है 29 जून, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन के बारे में भी आज बात करूंगी स्टूडेंट, उनके मेंबर भी रह चुके हैं,
और इन्होंने फाउंडेशन किया है, ओके, जिसका सबका सपना होता है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनकी जो फाउंडेशन है वो भी इनके द्वारा किया गया है। तो नॉर्मली जो मैंने एग्जाम में देखा है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल डे पूछ लेते हैं या कौन किन के लाइफ टाइम पर पूछते हैं, तो पीसी महलनोबिस के लाइफ टाइम पर इंडिया में स्टैटिस्टिकल डे, क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है, ओके। तो ये प्लानिंग कमीशन में भी रह चुके हैं, नेशनल इनकम के बारे में भी बात किए, 5 ईयर प्लान बात करते हैं तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो इन्हीं के मॉडल पर बेस है स्टूडेंट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात करेंगे बेस ईयर। आज मैं आपको सारे बेस ईयर बताऊंगी। फर्स्टली हम देखते हैं लेमैन लैंग्वेज में व्हाट डू मीन बाय बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? एक आधार वर्ष होता है, एक ईयर लिया जाता है जिससे एस्टिमेट किया जाता है कि कितनी महंगाई है, कितना ग्रोथ हुआ है, चाहे इनकम का ग्रोथ हुआ है, चाहे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है, ओके। रियल ग्रोथ, प्राइस चेंज या फिर इकोनॉमिक जो मैट्रिसेस होती हैं उसका कितना ग्रोथ हुआ या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसी बेस ईयर पर देखा जाता है। क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, एक अभी बच्चा पैदा हुआ है, राइट, एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको क्या पता कि पिछले हमारी कंट्री में क्या हुआ, उसको तो यही लगेगा कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो बच्चा पहले पैदा हुआ है और वो अभी भी है, तो वो कंपैरिजन कर पाएगा कि एक्चुअली में इंडिया में कितना ग्रोथ हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पहले क्या होता था, पहले 100 रुपए से बहुत कुछ आ जाते थे, इन्फ्लेशन में पढ़ा ना हमने, फिर अब 100 रुपए से कुछ भी नहीं आ पाता है। तो आप बोल सकते हो कि मैम महंगाई हो गया, तो आपने वो किससे कंपैरिजन किया? जो आप कोई एक ईयर ले रहे हैं उसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो ईयर ले रहे हैं ना स्टूडेंट, वो होता है बेस ईयर। अब कैसे डिसाइड किया जाता है? वो ईयर होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो करंट ईयर है उससे ना ही फार होना चाहिए और ना ही क्लोज होना चाहिए। ऐसा ईयर जहां से हम कंपैरिजन कर सके, और जब हम ईयर डिसाइड करेंगे तो वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2020 ईयर इस नहीं ले सकते बेस ईयर, क्यों? क्योंकि उसमें डाटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई थी, बहुत ज़्यादा, राइट। तो बेस ईयर क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। फिलहाल बेस ईयर क्या चल रहा है? अभी करेंटली न्यूज में आया है कि बेस ईयर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर अभी यही है स्टूडेंट, ओके। अगर चेंज होता है तो मैं अपडेट कर दूंगी, अदरवाइज आप भी देख के जाइएगा। फिलहाल 2015 में नेशनल इनकम का बेस ईयर चेंज हुआ है, 2011-12 है। मीन्स 2011-12 और 2024-25 में देखा जाएगा कि कितना क्या है बेस ईयर है, जो कि रियल जीडीपी हमने पढ़ा था ना, रियल जीडीपी, वो इंपॉर्टेंट है, इसी से कैलकुलेट होता है। तो बेस ईयर है स्टूडेंट कंज्यूमर सीपीआई का बेस ईयर है 2012 14 नहीं 2012 है। क्यों है? क्योंकि ये कैलेंडर ईयर पर कैलकुलेट होता है, ओके। और जो होलसेल WPI का जो है बेस ईयर कौन सा है? 11-12। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर पर, ये भी फाइनेंशियल ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को देखने के लिए IIP इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, कितना इंडस्ट्रीज मतलब कितना मैन्युफैक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या है? 2011-12। ये भी फाइनेंशियल ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चलिए, अब क्योंकि इकोनॉमी जीके हमने पढ़नी है तो 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज क्लास में मैं आपको 5 ईयर प्लान बताऊंगी और इसको अभी याद करके जाइएगा, ओके। तो इसमें ज़्यादा एक बार नज़र डाल लीजिएगा कब कब कौन सा 5 ईयर प्लान है, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 5 ईयर प्लान हो या फिर अभी जो करेंटली नीति आयोग चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी जीके में एक क्वेश्चन भी पूछता है तो इससे आपका करेक्शन हो जाएगा। तो कुछ डाटा स्टूडेंट पहले लिखिए, देखिए पहले क्या था? नीति आयोग, पहले, अभी क्या है? नीति आयोग। पहले जो बॉडी थी जो कि 5 ईयर प्लान बनाती थी वो कौन थी? प्लानिंग कमीशन, जो कि
फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1950, ओके, इन द ईयर 1950। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया इन द ईयर 1951, एक साल बाद, ओके। बनाई, एक बॉडी बनाया जो कि प्लानिंग को ड्राफ्ट करता था। द वर्ड याद रखिएगा, ड्राफ्ट। प्लानिंग को ड्राफ्ट कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। अप्रूवल, इस प्लानिंग को ड्राफ्ट करने के बाद अप्रूवल दिया जाता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, ओके, एनडीसी के द्वारा दिया जाता था, जो कि स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1952 में, ओके, 1952 में। ये अप्रूव करते थे, एनडीसी अप्रूव करते थे, ओके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, और जो लास्ट, जो कि 12th 5 ईयर प्लान था स्टूडेंट, 12th 5 ईयर प्लान, वो कब खत्म हुआ? 2017, ओके। अब यहाँ पर स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है कि मैम 51 में आया, ओके, और उसके बाद अगर हम नीति आयोग की बात करें तो 2015 में आया, नीति आयोग 2015 में आया। तो ये 12th 5 ईयर प्लान 17 तक कब क्या क्या कर रहा था, है ना? आप में जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आएगा, और आप भी आंसर वही करेक्ट करेंगे, 2014 में खत्म हो गया था। और एक्चुअली जो प्लानिंग कमीशन था वो 2014 में खत्म कर दिया था, 2015 में नीति आयोग आया था, ध्यान से सुनिएगा। 1950 में आया और 2014 में खत्म हो गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट है स्टूडेंट, जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक हुआ, ओके, 2012 से 2017 तक चला था। लेकिन 2015 में नीति आयोग आ गया, लेकिन हमने प्लानिंग तो बना दिया था ना 2014 में, 2012 में बना दिया, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई और 2015 में उन्होंने क्या बनाया? नीति आयोग बनाया। लेकिन एक बार ये प्लान बन चुका था, तो जब एग्जाम में आया कि जो 12th 5 ईयर प्लान था वो लास्ट कौन से ईयर में हुआ, तो 2017 ही आप लिखिएगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया 2014 में, ओके, 2015 में, ओके, कौन आया? नीति आयोग आया। तो एक बार हम सारे ईयर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्लान, पहला 51 याद रखिएगा, 51 से 56, 5-5 साल ऐड करना है, ओके। फिर 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69, ओके, ये आपका थर्ड एनुअल प्लान है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने 12th 5 ईयर प्लान बनाया, 12 ऐसे प्लान्स बनाए जिसमें 3 बार हमने गैप लिया था, ओके। अब यहाँ पर समझिएगा, 3 बार हमने गैप लिया था, उसको कैसे याद रखना है? उसको याद रखना है प्रा से। ये आपको निमोनिक है जो कि याद रखना, ओके। जीके है तो हम याद करेंगे, तो प्रा इज अ प्लान हॉलीडे, मतलब पहला प्लान हॉलीडे कब आया था? आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। तो प्रा याद रखिएगा, दैट इज 3, ओके। फिर 5 ईयर प्लान के बाद आया था एंड 7। तो अगर आप नोट करेंगे तो ये क्या ऑड नंबर, 3 के बाद गैप लिया, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद गैप लिया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद गैप लिया, और 7th 5 ईयर प्लान के बाद गैप लिया, ओके, ये लिया, जो कि प्रा से याद रखना आपने। ये 3 सालों का था, ये 2 ईयर के लिए था, 2 साल के लिए था, और ये भी 2 साल के लिए था, ओके। तो ये गैप लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड जो पहला 3 साल का एनुअल, मतलब कि 3 साल का आना था तो इसको एनुअल मतलब एक, और थर्ड 3 साल के लिए तो बोल दिया इसको थर्ड एनुअल प्लान। कहीं कहीं आपको प्लान हॉलीडे के नाम से भी देखने को मिलेगा, ओके। तो 66 से 69 हुआ, फिर हमने 4th 5 ईयर प्लान फिर से स्टार्ट कर दिया, ओके। 69 से 74, इसमें हुआ ये था स्टूडेंट कि सूखा आ गया था और ड्रॉट, मतलब बहुत ज़्यादा वॉर हो रही थी, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो हमने गैप लिया। फिर 69 से 74 फिर से 4th 5 ईयर प्लान, 74 से 79 5th 5 ईयर प्लान, ऐसे 5-5 साल का याद रखिएगा। 6 से 80 से 85, 7 से 85 से 90। अब फिर से हमने फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ओके, यहाँ पर था, हाँ, 79, ओके। एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, फिफ्थ का भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है।
अब देखिए फिफ्थ में क्या है, 74 से 79। एक्चुअली हुआ क्या था स्टूडेंट, 78 में ही ये डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी। इमरजेंसी आ गई थी तो 78 से जो 79 था ना, तो हमने पढ़ा PRA, ओके। तो यहाँ पर रोलिंग प्लान आया था, ओके। 78 से 80 2 सालों के लिए रोलिंग प्लान आ गया था, ओके। तो अब देखिएगा 60 जो 65 ईयर प्लान है वो 80 से 85 है, ओके। फिर सेवंथ के बाद, और फिर सेवंथ के बाद जो आया था दैट इज एनुअल प्लान, ओके। तो थर्ड समझ आ गया, फिफ्थ समझ आ गया, और ये सेवंथ समझ आ गया। तो सेवंथ के बाद वो LPG पॉलिसी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी लेके आए थे ना, ओके, 1991। तो यहीं पर हमने क्या लिया था, 790, ओके, 1990 से 1992 तक 2 सालों का गैप लिया हमने, ओके। फिर उसके बाद कंटिन्यू चला था, ओके। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि प्लानिंग से क्वेश्चन एक आधा डाल देते हैं, तो ओके। तो सारे प्लान याद रखिएगा। और जब हमने गैप लिया था वो कब लिया था, दैट इज प्लान हॉलीडे, रोलिंग प्लान आया था 2 सालों का, और एनुअल प्लान आया था। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा और ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। चलिए फिर हम नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग का, कब वो फॉर्म हुआ, कौन सी बॉडी है वो, और इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा। तो नीति आयोग जनवरी 1 मतलब कि जनवरी 1 2015 को स्टैब्लिश हुआ, जब प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया। और अगर आपसे पूछते हैं कि जो नीति आयोग है किसको, मतलब कि किसको रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन को, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ओके, इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एग्जामिनर इंस्टीट्यूट देगा तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ओके, ट्रांसफॉर्मिंग, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, एक एक वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ये क्या है, ये थिंक टैंक बॉडी है, ओके, याद रखिएगा, थिंक टैंक बॉडी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सोच विचार करके प्लानिंग बनाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके। बहुत यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं और प्लानिंग बनाते हैं। यहाँ पर टीम इंडिया हब और यहाँ पर नॉलेज हब होता है। टीम इंडिया मतलब कॉपरेशन से काम चलती है, और नॉलेज मतलब यहाँ पर जो भी मेंबर हैं इस नीति आयोग के वो बहुत अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इसीलिए इनको थिंक टैंक बॉडी बोला जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी तो इसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये याद रखिएगा, क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपसे पूछते हैं नीति आयोग फंड से रिलेटेड काम करता है, नो स्टूडेंट, फंड से रिलेटेड नीति आयोग काम नहीं करता है, ये सिर्फ थिंक टैंक बॉडी है, ओके। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। एक बार कॉम्पोजिशन की बात करें, कौन है, पूछ लेते हैं चेयरपर्सन कौन होता है, तो जो PM होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। गवर्निंग काउंसिल कौन होता है, जो CM, एवरी स्टेट के CM होते हैं, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज होते हैं, ओके। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या फिर CM होंगे स्टेट के। रीजनल काउंसिल कौन होंगे, जब जब जरूरत होगी वो उस रीजन के, ओके, उस रीजन में जब जब जरूरत होगी तो अपॉइंट किया जाएगा। नॉर्मली CM और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट रीजन होते हैं, ओके। फुल टाइम मेंबर भी होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। 5 ईयर प्लान में पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होते थे, इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक्स एफिशो मेंबर, जितने भी कैबिनेट होते हैं उसमें 4 जो एक्स एफिशो मेंबर होता है वो एक्स एफिशो मेंबर 4 होते हैं, ओके। स्पेशल इनवाइटीज, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो नॉर्मली प्रोफेसर होते हैं, उनको बुलाया जाता है पार्ट टाइम बेसिस पर, आइए सजेशन दीजिए, ओके। तो स्पेशल इनवाइटीज होते हैं एक्स CSO, ओके,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम देख के बताइएगा। 2 होमवर्क है आपके लिए, नाम अगर आप ढूंढेंगे आपके लिए याद रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, जरूर क्रॉस चेक करेंगे। ओके, तो सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं। कौन है अभी फिलहाल? देख के जाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या है प्लानिंग और नेशनल इनकम से कुछ फैक्ट्स जाने। होप आप सभी को ये समझ आया होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट, यहाँ पर नोट करेंगे आप। चलिए, अगर आपसे पूछते हैं कि जो इंडिया का नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, ओके, तो नेशनल इनकम किस पर कैलकुलेट होता है? तो जीडीपी, ओके, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है या फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है? तो 2015 की बात है, ओके, अभी ही फिलहाल चेंज हुआ है, 2015 की बात है। जो जीडीपी है वो अब मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस। अगर नेशनल इनकम का फॉर्मूला पूछते हैं तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने ये नेशनल इनकम के बारे में बात करी। ऐसे ही फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके लिए लेके आऊंगी और ये इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। ओके, होप आप सभी को ये न्यू इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाता है हम यही सारे फैक्ट्स करेंगे। बहुत सारे बैंक के स्टैब्लिशमेंट, उनके जो हेडक्वार्टर हैं, डेट्स, आपको डेट्स तो पक्का पूछेंगे, या फिर रीजनल, जो रीजनल ब्लॉक्स होते हैं, सार्क हो गया, एशियन हो गया, ओके, G20 हो गया, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे ताकि आप इकोनॉमिक्स जी के पक्के करके जाए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, खुद से नोट करेंगे सारे चीज को, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।